हेलो बच्चों, मैं शुभम मौर्य स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। जहां हम फार्माकोथेरेपिटिक्स पढ़ रहे थे। फार्माकोथेरेपिटिक्स हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो है पढ़ लिया है। उसके बाद आज सेकंड चैप्टर पे आते हैं। तो सेकंड चैप्टर में पढ़ना क्या है, जैसे कि डिजीज दी हुई हैं उसका कैसे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्या उसकी इटियोलॉजी रहेगी, क्या पैथोजेनेसिस रहेगा। तो ये सभी चीजें हम चैप्टर 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 में फर्स्ट है जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीज रहेंगी वो हम लोगों को डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 2 कार्डियोवास्कुलर डिजीज से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो डिजीज रहती हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, एंजाइना या हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज रहेंगी वो चीज पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद उसका फार्माकोलॉजिकल जो मैनेजमेंट है या नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, कैसे क्या करेंगे, वो सभी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें चैप्टर 2 में। तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर 2 में जो फर्स्ट है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर है। मतलब कि कार्डियोवास्कुलर मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किसकी बात कर रहा है। तो आप लोगों ने एचएपी में पढ़ा होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट या आर्टरी या वेसल्स, तो ये सभी चीजें आती हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर रहेंगे अब वो इसमें डिस्कस करना है। उसके बाद उस डिसऑर्डर का जो भी डिसऑर्डर रहेंगे या डिजीज रहेंगी उनकी इटियोलॉजी, इटियोपैथोजेनेसिस पढ़ना रहेगा। और उसके बाद पढ़ना रहेगा उसके सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या फिर कहने लगा मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दो टाइप से ट्रीटमेंट करेंगे। तो वो सभी डिस्कस करने वाले हैं आज इसमें। तो फर्स्ट डिजीज आपकी है या डिसऑर्डर है आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को बोलते हैं उच्च रक्तचाप। तो उसकी डिफिनीशन की अगर बात करते हैं, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर बीपी is a common condition in which long-term force of the blood against artery walls is high enough that it may eventually cause severe health and complication mainly related to the heart disease। कह रहा है कि जो हाइपरटेंशन है एक कॉमन डिजीज है जो कि अब बहुत ज्यादा देखा गया है। तो इसमें होता क्या है कि जो आर्टरी रहती हैं, हम लोगों ने देखा है कि ये जैसे कि हार्ट है, उस हार्ट के 4 चैम्बर रहते हैं। ऊपर वाले को आर्टरियम बोलते थे, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते थे, ठीक है। तो इसमें कुछ वेसल्स या आर्टरी आई हुई हैं। जब ब्लड का फ्लो होगा तो क्या होता है कि जैसे कि आर्टरी ले लेते हैं, तो आर्टरी का अगर फ्लो रहता है तो सीक्वेंस में अगर बहता रहता है, अगर सही आर्टरी है पूरी तरह से, तो क्या रहता है, बहता रहता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, या कह लें कि कोई डिजीज के कारण या कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जिनकी वजह से ये जो आर्टरी आपकी है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, यहाँ पर कुछ ना कुछ जमा हो जाता है, जिसके कारण ये जो ब्लड है, ब्लड का फ्लो जो होता है बहुत ही स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर पड़ता है उसकी उसी उसी को हाइपरटेंशन, एक लंबे समय तक जब प्रेशर बना रहेगा ये चीज, तो हाइपरटेंशन काज कर देता है। तो यही डिजीज का कारण रहता है। तो उसी के बारे में डिस्कस करना है आज। और देख लेते हैं क्या डिफिनीशन है। अ कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर ऑफ द सिस्टमिक आर्टरी इंक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन। एक ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड प्रेशर जो है सिस्टमिक आर्टरी के सिस्टमिक आर्टरी की तरह थ्रो जो है जनरेट होता है प्रेशर, वो एंड नॉर्मल प्रेशर में, जैसे नॉर्मल क्या रहता है, बीपी की बात करते हैं नॉर्मल की, तो 120/80 जो रहता है mmHg वो नॉर्मल रहता है। तो उसके जब ऊपर बढ़ जाएगा प्रेशर की वजह से बढ़ जाएगा तो क्या रहता है, अब वो हाइपरटेंशन कहलाता है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हाइपरटेंशन का। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर फॉर एडल्ट्स, वयस्कों के लिए रक्तचाप का वर्गीकरण, कि जो हाइपरटेंशन रहता है वो कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है, इसको देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर क्लासिफिकेशन, सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी, जिसमें कि नॉर्मल की बात करते हैं। नॉर्मल मैंने अभी बात की थी कि 120/80 रहता है mmHg। तो वो देख लीजिए यहाँ पर सिस्टोलिक में क्या रहता है, लेस देन 120। जब नॉर्मल रहता है तो 120 से नीचे रहता है सिस्टोलिक बीपी। डायस्टोलिक की बात करते हैं तो एंड लेस देन 80 से कम रहता है। मतलब कि मैंने बताया कि नॉर्मल में क्या रहता है 120/80 mmHg, ठीक है, इतना रहता है आपका नॉर्मल कंडीशन में। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ब्लड प्रेशर का, तो एक नॉर्मल की कंडीशन ली गई, उसमें क्या रहता है लेस देन 120, मतलब कि 120 या 120 से कम रहेगा तो वो नॉर्मल कंडीशन रहेगी। उसके बाद वो भी सिस्टोलिक की बात करते हैं। डायस्टोलिक में क्या रहता है 80 जो है, 80 जो मैंने बताया था यहाँ पर, ये 80 बताया था, उससे कम या 80 रहता है तो ये नॉर्मल कंडीशन रहती है ब्लड प्रेशर की। उसके बाद है प्री हाइपरटेंशन या एलिवेटेड की बात करते हैं। इसमें जो सिस्टोलिक रहता है वो 120 से 129 रहता है, मतलब कि 120 के ऊपर ही रहता है, ऊपर रहता है, जो कि ये प्री हाइपरटेंशन को संकेत करता है या इंडिकेट करता है। उसके बाद डायस्टोलिक की बात करते हैं, ये एट लेस देन 80, ये 80 से कम रहता है, लेकिन ये जो है सिस्टोलिक जो कंडीशन होती है वो बढ़ जाती है।
फिर स्टेज 1 हाइपरटेंशन की अगर बात करते हैं, चरण 1 उच्च रक्तचाप की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है 130 से 139 हो जाता है बीपी। आपकी बीपी की जो वैल्यू होती है, सिस्टोलिक बीपी की वैल्यू जो होती है वो 130 से 139 हो जाती है, ठीक है। और इसमें डायस्टोलिक की अगर बात करते हैं 80 से 89 के बीच हो जाता है, यानी कि 80 से 89, 90 90 या कह लें कि 89 से कम रहेगा और 80 से ऊपर रहता है। ये स्टेप 2 की बात कर रहे हैं, स्टेप 1 की बात कर रहे हैं, जब सिस्टोलिक कंडीशन में 130 से 139 रहेगा और डायस्टोलिक में 80 से 89 रहेगा, ठीक है। उसके बाद स्टेज 2 की बात करते हैं। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में क्या रहता है 140 ओवर हायर, मतलब कि जो बीपी की कंडीशन रहती है 120 180 जो कि नॉर्मल थी, उसमें क्या हो गया ये 140 हो गया ऊपर सिस्टोलिक वाला, या इससे भी ज्यादा हो जाता है। और जो नीचे वाला रहता है वो 90 या भी इससे भी ज्यादा। एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जबकि जब जो बीपी रहता है आपका 120/80, उससे उसमें 140 से ऊपर हो जाता है सिस्टोलिक वाला, और नीचे डायस्टोलिक वाला जो 80 रहता है वो भी बढ़ जाता है, तो वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद हाइपरटेंसिव क्राइसिस की अगर बात कर लेते हैं, अतिरिक्त दाबी संकट जो कि जिसको बोलते हैं उसकी बात कर लेते हैं। हायर देन 180 एंड हायर देन 120, ये एक बीपी ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें कि अब बहुत ही ज्यादा प्रेशर बन जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी, इसके लिए जब ये केस आता है तब इसके लिए इमरजेंसी की जरूरत होती है, कि इमरजेंसी मेडिसिन की जरूरत होती है, ठीक है। तो ऐसा ना होना चाहिए, क्योंकि देखो 120 जब आपका रहता है 120/80, जब ये पहुंच जाएगा आपका 180 और ये पहुंच जाएगा 120, ये इसके दोगुने पहुंच जाएगा, ये भी इसके दोगुने पहुंच जाएगा, तो क्या एक बीपी का बहुत ज्यादा एलिवेटेड, मतलब कि एक ऐसी क्राइसिस आ जाएगी, या फिर कह लें कि एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब उसको तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करना, या फिर कह लें कि तुरंत इमरजेंसी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये उसकी वैल्यू है यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद टाइप देख लेते हैं, हाइपरटेंशन के टाइप्स देख लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉजेज हाइपरटेंशन इज द फॉलोइंग 2 टाइप्स। हाइपरटेंशन कॉजेज के बेस पर जो है हाइपरटेंशन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन, मतलब कि पहला या फिर कह ले जरूरी आवश्यक उच्च रक्तचाप, जो कि दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। ये एक मोस्ट कॉमन हाइपरटेंशन, मतलब कि ये जो हाइपरटेंशन है बहुत ज्यादा केस में देखा गया है कि हर तीसरे या चौथे व्यक्ति को हाइपरटेंशन के शिकायत रहती है। तो ये प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है। अबाउट 90 to 95% केसेस ऑफ हाइपरटेंशन आर रिकॉग्नाइज्ड इन द केस ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन, मतलब कि 90 से, मैंने बताया ना कि हर तीसरे व्यक्ति को 90 से 95% लोगों को हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन के शिकायत रहती है, ठीक है। देयर इज नो एग्जैक्ट मेडिकल कंडीशन दैट कैन एक्सप्लेन द रेज्ड ब्लड प्रेशर। इसकी जो है कोई मेडिकल कंडीशन है जो कि एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन इसको क्यों ब्लड प्रेशर का बढ़ता है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं अभी आगे चल के, ठीक है। इट इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर। ये जो होता है ये प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, वो कुछ मल्टीफैक्टोरियल जो कुछ डिसऑर्डर रहते हैं उनकी वजह से ये आपको कॉज करता है। उसके बाद बात करते हैं कुछ दूसरे टाइप की हाइपरटेंशन की। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, इन दिस कंडीशन द हाई ब्लड प्रेशर रिजल्ट ड्यू टू अदर डिजीज, मतलब कि यह जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन रहता है वो जो होता है और किसी डिजीज के कारण आपको हो जाता है, मतलब कि जैसे कि आपके ट्यूमर्स है, या एड्रिनल एडेनोमा है, साइटोकोमा, रिनॉल या एंडोक्राइन एंड कार्डियक डिसऑर्डर है, जिनकी वजह से आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन काज होता है। मतलब कि जैसे कि आपको और भी कुछ ऐसी डिजीज हैं जिनके कारण से आपको प्रेशर रहता है या आपको स्ट्रेस रहता है, ठीक है, या एंडोक्राइन जैसे डिजीज कर लें, या एंडोक्राइन कर लें, या फिर एड्रिनल एडेनोकार्मा कर लें, तो एड्रिनल से आपको कुछ हार्मोन्स ऐसे निकलेंगे जिसकी वजह से आपका बीपी जो है एलिवेट हो, यानी कि इंक्रीज होता चला जाएगा, जो कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन को काज करेगा। तीसरा आपको बताया था हाइपरटेंशन क्राइसिस, इसमें क्या आपका वैल्यू हो जाता था 180/120 mmHg, मतलब कि ये जो कंडीशन रहती थी वो हाइपरटेंशन क्राइसिस कहलाती थी। इसको देखते हैं, इट इज सीवियर कंडीशन इन विच इंक्रीज ब्लड प्रेशर में लीड टू हार्ट स्ट्रोक, मतलब कि एक सीवियर कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर जो होता है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो कि हार्ट स्ट्रोक को काज करता है। एंड दिस कंडीशन ब्लड वेसल गेट डैमेज्ड ड्यू टू इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर। इस कंडीशन में जो आपकी ब्लड वेसल्स रहती हैं जिनके थ्रू जो ब्लड जो जाता है या हार्ट में जाता है या हार्ट के थ्रू और आर्गन में जाता है, तो वो जो होती हैं वो वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, प्रेशर की वजह से जो है डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण से ये क्राइसिस हो जाती है आपके साथ। इसके बाद जान लेते हैं हम इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होता है? इटियोलॉजी क्या होता है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए इटियोलॉजी, हाइपरटेंशन की इटियोलॉजी लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? इटियोलॉजी मतलब होता है काजेज,
क्या रीजन है, किस 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 वजह से ये बीमारी आपको हुई है, ठीक है, तो वो एटियोलॉजी कहलाती है। तो वही हम देख लेते हैं, ठीक है, कि एटियोलॉजी क्या होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन का। प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, उसका एटियोलॉजी क्या होता है, द एक्चुअल कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन इज नॉट नोन, मतलब कि जो कि एक्चुअल है, जो कि रियल है, कि जिस कारण से ये आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, वो कॉज अभी तक ज्ञात नहीं है या जानने में नहीं है। लेकिन द फॉलोइंग फैक्टर में बी कंसीडर्ड एज अ कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन कॉज होता है, वो उनको कंसीडर किया गया है, उनको पढ़ते हैं। कौन कौन से फैक्टर, पहला है हाइपर एक्टिविटी ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन, मतलब कि अनुकंपी की तंत्रिका उत्तेजन की संक्रिय, मतलब कि सिंपैथिक या पैरासिम्पैथिक आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, मतलब कि इसकी वजह से जो एड्रेनल हार्मोन होते हैं, या फिर कह ले कि ब्रेन में कुछ स्ट्रेस ज्यादा रह जाता है, यही चीज है, उनकी वजह से जो होता है कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते रहते हैं जो कि हाइपरटेंशन को कॉज करते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन को। दूसरा है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ड्यू टू रिलीज ऑफ वैसोएक्टिव सबस्टेंस फ्रॉम एंडोथेलियल सेल। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कि जैसे कि ये वेसल्स हैं, ठीक है, तो ये डायलेट है, मतलब कि यहाँ से अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो बड़ी आसानी से हो रहा है, लेकिन ये कुछ कॉन्स्ट्रिक्ट होती चली गई। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब कि ये कुछ इसमें ऐसे कुछ लग गया है, या फिर कोलेस्ट्रॉल कर लें, या कुछ ऐसे चीजें लग गई हैं जो कि वेसल्स के बीच में आ गई हैं, जिसकी वजह से फ्लो नहीं हो पा रहा है। क्यों ये कहाँ से, ये जो इस पे ये जो लग रहा है, कहाँ से आ रही है, फ्रॉम एंडोथेलियल सेल्स से कुछ वैसोएक्टिव जो सबस्टेंस हैं वो निकल रहे हैं उससे, और ये जाके वेसल्स में लग जा रहे हैं, जिनकी वजह से जो वेसल्स हैं वो जो है बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रही हैं, थिन हो जा रही हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बनता है। ये प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन को कॉज करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट एंड आर्टेरियल कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कि जब कार्डियक आउटपुट की अगर बात करते हैं, कार्डियक आउटपुट अभी पिछले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, हाइपरटेंशन जब पढ़े थे तो वहां हमने बताया था कार्डियक आउटपुट को बहुत ही बेहतर, तो आप लोग वहां से देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बाकी हम बता दे रहे हैं कार्डियक आउटपुट की वजह से भी हाइपरटेंशन प्राइमरी हाइपरटेंशन काज होता है, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। फिर एक्सेसिव सोडियम इंटेक, मतलब कि सोडियम कहते हैं कि ना नमक लेने से जो है बीपी बढ़ जाता है, तो क्या होता है अगर ज्यादा भोजन में ज्यादा मात्रा में आप अगर नमक ले रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं, तो आपके प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन को काज करेगा, ठीक है। फिर है फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब कि फैमिली हिस्ट्री मतलब कि घर में अगर कोई हाइपरटेंशन की शिकायत किसी को रहती है, जैसे कि फैमिली में आपके माता पिता हो गए, या फिर और भी कोई बड़े भाई, कोई भी रह सकते हैं, ठीक है, उनको अगर हाइपरटेंशन की शिकायत रहती है तो कुछ चांसेस रहते हैं कि आपको भी हाइपरटेंशन की शिकायत रहेगी। तो कहते हैं सेकंड जो है आपका सेकेंडरी और नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन, जो कि प्राइमरी था उसमें कुछ काजेज थे जिनकी वजह से हाइपरटेंशन होता था, इसी तरह सेकेंडरी है, सेकेंडरी के बारे में जान लेते हैं। दिस टाइप हाइपरटेंशन अकर ड्यू टू अदर डिजीज, मैंने बोला था कि नहीं कुछ ये सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन रहती है वो कुछ और आपके शरीर में जो बीमारियां रहती हैं उनकी वजह से आपको यह हाइपरटेंशन काज होता है। जैसे कि आप सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन है, नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन रहती है, ये क्यों होता है, ये किसी अन्य डिजीज जो रहती हैं, पुरानी आपके पास डिजीज रहेंगी या क्रोनिक डिजीज रहेंगी आपके बॉडी में, उनकी वजह से आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन या नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन काज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या काज रहेंगे वो देख लेते हैं। जन्मजात असमानताएं, मतलब कि जन्म से ही कुछ आपको ऐसी बीमारी है कि वो ट्रीट नहीं हो पा रही है, लेकिन उसकी वजह से जो है आपको हाइपरटेंशन काज हो जा रहा है। या फिर कह ले पॉलीनेफ्राइटिस, मतलब कि जो नेफ्रॉन या फिर गुर्दे कह लें, या फिर किडनी के जो यूनिट होती है, जो फंक्शनल यूनिट होती है आपके यूरिनरी सिस्टम की, नेफ्रॉन, और उसमें जो होता है गुर्दे का जो संक्रमण, उसमें जो संक्रमण हो जाता है या इंफेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन काज होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। फिर तीसरा है आपका ऑब्स्ट्रक्शन इन रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो रहती है, वो रीनल आर्टरी में क्या रहता है, जैसे कि ये नहीं किडनी जब बनी हुई होती है, यहाँ पर आप लोगों ने स्ट्रक्चर याद होगा, तो यहाँ पर रीनल आर्टरी थी, रीनल वेन्स थी, तो उनके ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर लग जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल, या फिर कह ले कि और भी कुछ जैसे नहीं कि जब स्टोन बनता है तो कैसे बनता है कि ये जो आर्टरी रहती है या वेन्स रहती है, इन्हीं में कुछ ना पहले थोड़ा सा उत्पत्ति होती है, उसके बाद इसी के साथ में कुछ ना कुछ जमने लगता है, तो वो स्टोन का रूप ले लेता है। ऐसे ही इनकी वजह से भी आपके जब स्टोन बढ़ता है तो बीपी भी बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन बढ़ जाता है ना, तो वही चीज है यहाँ पर। चौथा पॉइंट आपका है एक्यूट और क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि मतलब कि तीव्र या लंबे समय से जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो, उसकी वजह से भी आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। चौथा पॉइंट है एरोटिक स्टोनोसिस, ये भी एक डिजीज इनकी वजह से होता है। फिनोक्रोमैटोकाइमा, मतलब कि ट्यूमर इन एड्रिनल ग्लैंड, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसमें उनमें ट्यूमर रहने से
आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन काज होता है। फिर है कॉजिंग सिंड्रोम या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब कि थायराइड की थायराइड हार्मोन की वजह से जो है आपका हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, उसकी वजह से भी आपका हाइपरटेंशन काज होता है। या स्लीप एपोनिया हो गया, मतलब कि निद्रा शोषण, मतलब फिर और हो गया एनएसआईडी, कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनकी वजह से भी आपको हाइपरटेंशन काज होता है। जैसे कि एनएसआईडी में आपकी बहुत सारी आ गई, एस्प्रिन आ गई, आइबुप्रोफेन आ गए, पैरासिटामोल, सभी दवाएं रहेंगी एनएसआईडी में आती हैं, इनकी वजह से भी आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन काज होता है। फिर एस्ट्रोजन है, सिंपैथोमिमेटिक या स्टेरॉइड है, एंटी डिप्रेसेंट है, इन सभी चीजों को लेने से भी आपको हाइपरटेंशन या सेकेंडरी हाइपरटेंशन काज होता है। ठीक है, उसके बाद जानते हैं पैथोजेनेसिस। तो पढ़ना हमको अब पैथोजेनेसिस, हम लोगों ने एटियोलॉजी पढ़ ली है, अब इसके बाद पैथोजेनेसिस पढ़ लेते हैं कि पैथोजेनेसिस क्या होता है, हाइपरटेंशन का पैथोजेनेसिस क्या होता है। तो पढ़ते हैं, पैथोजेनेसिस ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन इज मल्टीफैक्टोरियल एंड वेरी कॉम्प्लेक्स। जो पैथोजेनेसिस है हाइपरटेंशन का, वो बहुत ही ज्यादा, मतलब कि वेरी कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैक्टोरियल है। किडनी आर इन्वॉल्व इन द टारगेट ऑफ ऑर्गन इन हाइपरटेंसिव प्रोसेस। हाइपरटेंसिव प्रोसेस जो हाइपरटेंशन क्यों होता है, उसमें किडनी जो एक ऐसा ऑर्गन है जो कि इन्वॉल्व होता है हाइपरटेंशन काज कराने के लिए। द डिजीज इन्वॉल्व इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम एंड न्यूमरस मैकेनिज्म ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट पाथवे। मतलब कि इस रोग में कई अंग और कई स्वतंत्र अन्योन्य स्रोत मार्गों के तंत्रों के पारस्परिक क्रिया द्वारा ये जो है हाइपरटेंशन आपको काज होता है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हाइपरटेंशन कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग थ्योरी। हाइपरटेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरियां दी गई हैं, जो कि पहली थ्योरी आपकी है नाट्रियोटिक थ्योरी। नाट्रियोटिक फैक्टर, जिसमें क्या आता है, आर्टेरियल नाट्रियोटिक फैक्टर आर secreted to promote salt excretion when the kidney are unable to excrete sodium। मतलब कि न्यूट्रियोटिक फैक्टर है, ऐसा फैक्टर है जो कि सिक्रीट करता है, सिक्रीट या प्रमोट करता है एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम। सोडियम मतलब कि नमक, नमक के सिक्रीशन या उसके लिए जो है सिक्रीट या स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है। तो ये एक हाइपरटेंशन की पैथोजेनेसिस हो गई। दूसरा क्या है, वासोकंस्ट्रिक्शन अकर ड्यू टू ओवर एक्टिव रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम दैट रिटेन सोडियम एंड वाटर। मतलब कि जो वासोकंस्ट्रिक्शन, मतलब कि ये जो वेसल है ये कॉन्स्ट्रिक्ट जब हो जाएगी तो इसमें क्या होता है, ओवर एक्टिव रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, तो उसकी वजह से जब यहाँ पर सोडियम और वाटर जो है ज्यादा लंबे समय तक के लिए एकत्रित रहेगा, तब भी ये प्रेशर बनेगा। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एज वेल एज वासोकंस्ट्रिक्शन रिजल्ट बाय हाइपरटेंशन। मतलब कि जब यहाँ पर जब ये जैसे ये आपकी वेसल हो गई, ब्लड वेसल हो गई, तो यहाँ पर इधर और इधर से स्पेस भर गया है, तो उसमें बहुत कम जगह रह गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। तो यहाँ पर क्या रहेगा, कुछ आएगा तो पहले बच जाएगा नहीं, और इधर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है ये सोडियम और वाटर जो है इकट्ठा हो जाएगा या कलेक्ट हो जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या रहेगा, हाइपरटेंशन आपको काज हो जाएगा। ये आपका रहेगा। और चौथा पॉइंट है स्ट्रेस रिस्पॉन्स इंक्रीज ड्यू टू हाइपरटेंसिव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब कि अति सक्रिय अनुकंप की तंत्रिका तंत्र के कारण तनाव प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। मतलब कि स्ट्रेस लेने से ना, मैंने बोला था कि स्ट्रेस से भी हाइपरटेंशन बढ़ता है, कि बार बार उसी टेंशन के बारे में सोचना कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ठीक है, तो उससे भी आपके हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। तो ये फिगर है या एक डायग्राम है जिसके जरिए समझाया गया है कि पैथोजेनेसिस हाइपरटेंशन कैसे बढ़ता है, क्या रहेंगे स्टेप्स, तो देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर रहेगा सेक्स। दूसरा स्ट्रेस, मतलब कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो रहेगा, कि लोगों से क्या, आसपास के लोगों से, कम्युनिटी में किससे क्या स्ट्रेस मिल रहा है, तो ये चीजें भी है, इससे भी आपको आपके हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। तीसरा आपके पॉइंट है जेनेटिक, मतलब कि अगर फैमिली में आपके किसी को भी हाइपरटेंशन का शिकायत रहा है या फिर पहले से हो चुका है, तो काज रहता है, कुछ चांसेस रहते हैं कि आपको भी हाइपरटेंशन काज करेगा। ठीक है। दूसरा सीएनएस, मतलब ब्रेन में सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, मतलब कि कुछ ऐसे हार्मोन हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो हो गया। फिर है कार्डियक मतलब कार्डियक आउटपुट, मतलब कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि कार्डियोवास्कुलर जंक्शन में हाइपरटेंशन आ रहा है, तो इसमें कुछ आउटपुट, जो कार्डियक आउटपुट आता है, कुछ वैल्यू आती है, उसकी वजह से अगर वैल्यू ज्यादा आने से जो है हाइपरटेंशन का काज हो सकता है। तीसरा है आपका रिनाल में, मतलब कि सोडियम का रिटेंशन, मतलब कि लंबे समय तक सोडियम वहां पर इकट्ठा हो जाता है, इसके कारण भी हो सकता है। और फिर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मतलब जीआईटी में क्या है, फैक्टर ओबेसिटी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या अल्कोहल, मतलब कि आप अगर ज्यादा ओबेसिटी, मतलब कि मोटापा, मतलब कि ज्यादा चर्बी एकत्रित हो गई एक जगह पे, ठीक है, और चर्बी मतलब एकत्रित होगी तो क्या होगा, ब्लड वेसल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होना चालू हो जाएंगी। ठीक है, और तो और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या अल्कोहल है, उनकी वजह से काज होता है। फिर एंडोक्राइन की बात करते हैं, उसमें इंसुलिन या एल्डोस्टेरॉन है, इन हार्मोन्स या
इन हार्मोन्स की वजह से जो है, वैसे ही हम समझेंगे जैसे नहीं बताया कि हमने ये कुछ पॉइंट्स रहेंगे जिनकी वजह से आपको हाइपरटेंशन काज होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया सेक्स स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, या जेनेटिक हो गया, सीएनएस या कार्डियक हो गया, या रिनाल हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो गया, एंडोक्राइन हो गया, या एज हो गया। ये सब बढ़ते बढ़ते ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपको हाइपरटेंशन काज होता रहेगा। ठीक है, इसकी तरह आगे देखते हैं इसका इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, मतलब कि इसके हम सिम्टम्स देखते हैं। हाइपरटेंशन जब होगा तो उसके क्या सिम्टम्स रहेंगे वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो पहला सिम्टम है सीवियर हेडेक, मतलब कि एक गंभीर सिर दर्द होगा, कि एक जो होता है ना सर दर्द की होता है फिर ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें क्या एक लंबे समय तक सर दर्द रहेगा। ठीक है, तो सीवियर हेडेक हो जाएगा। चेस्ट पेन, मतलब कि चेस्ट में पेन रहेगा। ब्लड विजन, मतलब कि धुंधलापन दिखाई देना, मतलब कि सही से देख ना पाना। जब बीपी बढ़ जाता है तब यही रहते हैं कुछ सिम्टम। ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, मतलब कि नाक से जो है ब्लीडिंग होने लगेगी, ये एक सिम्टम रहेगा। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग में जो है डिफिकल्टी रहेगी, सांस अच्छे से नहीं ले पाएंगे। ठीक है, फिर है हेमेटोयूरिया, फिर है इरेगुलर हार्ट बीट, कंफ्यूजन, सीजर, नाजिया एंड वोमिटिंग, पेन इन नेक एंड बैक, फ्लशिंग, फीलिंग हॉट एंड लाइट हेडेक, लाइक हेडनेस एंड डिजीनेस। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आपके जब हाइपरटेंशन काज होगा तो आपको ये सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो ये सिम्टम आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद इसका देखते हैं मैनेजमेंट या इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हाइपरटेंशन का, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैनेजमेंट दो तरीकों से करेंगे। एक फार्माकोलॉजिकल, मतलब कि एक दवाओं के जरिए उसका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर उसको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब कि कुछ ऐसी थेरेपी रहेंगी या कुछ ऐसे वे रहेंगे या ऐसे कुछ रास्ते रहेंगे जिनकी वजह से, जिनको करने से, जैसे कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज या ये डाइट लेना है, ये डाइट नहीं लेना है, ये सभी चीजें देख कर करने से जो है आपका हाइपरटेंशन ठीक होगा। ठीक है, तो पहले आते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पे। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें डाइटरी चेंज, मतलब कि जो डाइट रहती है, जो आपके खाना रहता है उसमें कुछ चेंज रहेंगे। जैसे कि एन एलिवेटेड बीपी कैन बी इफेक्टिवली लोअर्ड विद हेल्दी डाइट, देयरफॉर डाइट लो इन सोडियम एंड साल्ट एंड हाई पोटेशियम इन रिकमेंडेड। मतलब कि डाइटिशियन, मतलब कि खाना जो आप खा रहे हैं उसमें कुछ करके हेल्दी डाइट लीजिए, और उसमें ये कोशिश करिए कि कम से कम मात्रा में सोडियम, मतलब कि सोडियम में साल्ट लेने की वो कोशिश करें, और तो और पोटेशियम की जो मात्रा रहे ज्यादा से ज्यादा रहे आपके खाने में। ठीक है, इस तरह ये एक पॉइंट्स हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका एक्सरसाइज मतलब व्यायाम अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो उससे जो है वो भी एक पॉइंट रहता है कि हाइपरटेंशन काज नहीं रहेगा। जो भी फैट रहेगी, ओबेसिटी रहेगी, वो जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वो जो आपकी जैसे ब्लड वेसल है, ये फैट यहाँ पर जम रहा है, अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं तो ये यहाँ पर नहीं जमेगी, ये जो होता है रेगुलेट हो जाएगा, सिक्रीट आउट हो जाएगा या एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो यही एक पॉइंट रहेगा। देखिए इसमें क्या है, फिजिकल एक्टिविटी लाइक एरोबिक, कार्डियो, एटीसी आर अनदर इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज फॉर मैनेजिंग हाई ब्लड प्रेशर। मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी में आपका एरोबिक आ गया, एक एरोबिक एक्सरसाइज है, या कार्डियो की कुछ एक्सरसाइज रहती हैं, वो करने से जो है आपकी जो ब्लड प्रेशर रहता है वो लोअर हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर वेट मैनेजमेंट हेल्प्स लोअर कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर। प्रॉपर वेट मैनेजमेंट, अगर वेट आपका सही है, आपका हेल्दी वेट है, मतलब कि एक WHO के अनुसार जो एक वेट की कैटेगरी है उसमें आप नॉर्मल रहते हैं, तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है या हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल रहता है वो लोअर रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहेगा। ठीक है, फिर है अगला है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि मैंने ऊपर बताया था। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अवॉइडिंग एंड एलिमिनेटिंग स्ट्रेस इज आल्सो इंपॉर्टेंट वे टू ट्रीटिंग हाई बीपी। मतलब कि कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा की स्ट्रेस जो रहेगा आपका, वो कोशिश करिए कि उससे दूर रहिए। ठीक है, अवॉइड करिए, या फिर कहते हैं कि एलिमिनेट करिए आप स्ट्रेस को। किसी ना किसी अपनी फ्रेंड के जरिए आपको जो भी कष्ट है वो बताए तो कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अवॉइडिंग एलिमिनेटिंग स्ट्रेस इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू वे ऑफ ट्रीटिंग विद हाई बीपी। हाई बीपी के ट्रीट के लिए जो ये स्ट्रेस है उसको एलिमिनेट करिए, अवॉइड करिए। ठीक है, एंड एज स्ट्रेस लीड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, क्योंकि जब ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, जितना ही ज्यादा स्ट्रेस लेंगे उतना इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर, तो उसको हाइपरटेंशन काज हो जाएगी। फिर देयरफॉर डिफरेंट मेथड ऑफ स्ट्रेस रिलीफ लाइक एक्सरसाइज, मेडिटेशन, म्यूजिक, साउंड टू बी अडॉप्टेड। मतलब कि जब स्ट्रेस रहता है तो कोशिश करिए कि आप लोगों से बात करिए और एक्सरसाइज करिए। ठीक है, और तो और कुछ मेडिटेशन करिए या फिर म्यूजिक अडॉप्ट करिए, म्यूजिक सुनना पसंद करें, तो जो है आपका ध्यान वहां पर उस स्ट्रेस पर नहीं जाएगा, तो आपका जो है बीपी जो रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। फोर्थ पॉइंट आपका है स्मोकिंग सेशन, मतलब कि धूम्रपान बंद करना। मतलब कि जब जैसे लोग कुछ ज्यादा ही धूम्रपान करते रहते हैं, उसका वो भी एक कारण रहता है कि ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है। जैसे कि स्मोकिंग इंक्रीज sympathetic nerve activity which raise myocardial oxygen demand by raising blood pressure। मतलब कि जब आप स्मोकिंग करते हैं
तो जो सिंपैथिक नर्व एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण से उसको ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा रहती है। जब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा रहेगी तो आपके जो हार्ट है वही तो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, तो उस पर भी प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट आपकी बढ़ जाएगी और तो और फिर ये हाइपरटेंशन का कॉज करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है अल्कोहल कंजप्शन। इसको देखते हैं। इट हैज बीन प्रूवन दैट मॉडरेट अल्कोहल कंजप्शन लोअर ब्लड प्रेशर, मतलब कि यह साबित हो चुका है कि मध्यम शराब को का सेवन रक्तचाप को कम करता है। ये एक प्रूव बात है कि जिसे अल्कोहल नहीं डरा, अल्कोहल को अगर कम मात्रा में या के मॉडरेट लेवल पे अगर आप ले रहे हैं अल्कोहल को, तो वो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करता है, या कह लें कि उसको सही रखता है कि आपको बीपी नहीं बढ़ने देता है। लेकिन उसी में अगर आप एक्सेसिव अल्कोहल ले रहे हैं तो वो अलग ही बीमारी आपको काज करेगी, या ब्लड प्रेशर कह लें कि रेज और बढ़ा देगी। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पर है। तो अल्कोहल कंजम्पशन मतलब कि अगर मॉडरेट लेवल पर अल्कोहल ले रहे हैं तो आपके बीपी को जो है नॉर्मल रखेगा। ठीक है, तो इस अगला पॉइंट क्या है, सेल्फ मेजर्ड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, मतलब कि सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर विदाउट असिस्ट लोअर ब्लड प्रेशर व्हेन कंपेयर्ड एंड स्टैंडर्ड केयर, मतलब कि सेल्फ मेजर मतलब कि किसी की नहीं, आप लोग घर में क्या होता है कि उनका आज बीपी बढ़ा तो सेल्फ मेजर करना सीखिए और कंपेयर करिए कि हाँ जैसे आपका कल बीपी इतना ज्यादा था, ये डाइट लेने से ये होने से, तो कोशिश करिए कि आप कंपेयर करेंगे कि हाँ कल का दिन सही था, कल मेरा बीपी सही रहा था, तो वो चीजें आप अपना सकते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट रहता है। इसके बाद हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब कि दवाएं। अब तो अभी तक हमने देखा बिना दवाओं के कैसे की ट्रीट कर सकते हैं हाइपरटेंशन को। ठीक है, अब देखते हैं बिना जो दवाएं रहती हैं उनसे कैसे ट्रीट करेंगे, उसके बारे में देख लेते हैं। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। औषधि प्रबंधन, when change in diet and lifestyle are not enough to manage elevated BP, various available medication are used, मतलब कि जब नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब कि जब जो ये लाइफ स्टाइल चेंज करने से या डाइट करने से एक्सरसाइज करने से भी नहीं सही हो रहा है आपका ब्लड प्रेशर, क्योंकि इतना ज्यादा बीपी बढ़ चुका है आपका, तो तब हम आते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पे कि दवाओं का उपयोग तभी करो कि ना जब तक आप सीमित कहें कि हाँ ऐसे ट्रीट हो सकता है, कुछ ऐसी थेरेपी हैं जिनकी वजह से ये ट्रीट हो सकता है। तो उसके बाद जब उससे ना ट्रीट हो तब हम आते हैं दवाओं पे। तो उसी की बात करते हैं। पहला आपका है डायूरेटिक्स की बात करते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज वाटर और फ्लूइड पिल्स, इसे वाटर या फ्लूइड पिल्स बोलते हैं। आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेडिकेशन एंड एलिमिनेटिंग एक्सेसिव सोडियम फ्रॉम द बॉडी, मतलब कि इसको हम वाटर और फ्लूइड पिल्स बोलते हैं। ये हमारी ये दवा जो होता है और भी दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है। किस लिए दी जाती है? एलिमिनेटिंग एक्सेसिव सोडियम, जो हमारी बॉडी में जो एक्सेसिव सोडियम रहता है उसको एक्सक्रीट करने के लिए, रिलीज करने के लिए या एक्सक्रीट करने के लिए, निकालने के लिए यूज किया जाता है डायूरेटिक्स। इसमें कुछ दवाएं जैसे फ्यूरोसामाइड आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको लैसिक्स बोलते हैं, वो हो गया। इंक्लूड इंडिपामाइड या हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड या क्लोरोथियाजाइड, ये कुछ दवाएं हैं जो कि डायूरेटिक्स में आएंगी। इसके बाद अल्फा ब्लॉकर की बात करते हैं। दीज काज अ फ्री ब्लड फ्लो बाय कीपिंग नर्व फ्रॉम टाइटनिंग द ब्लड प्रेशर। उस भी अल्फा ब्लॉकर की जो ड्रग रहती हैं वो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहती हैं। उसके बाद आता है बीटा ब्लॉकर की दवाएं। दीज स्लो डाउन द हार्ट बीट बाई हेल्पिंग इन लेस ब्लड फ्लो थ्रू द वेन्स, मतलब कि ये नसों के माध्यम से कम रक्त प्रवाह में मदद करके हृदय स्पंद को धीमा करती हैं, मतलब कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है आपके ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से बहुत धीमा हो रहा है, तो ये दवाएं ऐसी रहेंगी जो कि हार्ट बीट को कम करेंगी, मतलब कि जिससे कि हाइपरटेंशन हुआ बढ़ा हुआ है बीपी, तो उसको नॉर्मल करेंगे। ठीक है, उसके बाद अल्फा और बीटा ब्लॉकर, मतलब कि ये कॉम्बिनेशन में दोनों दवाएं दी जा रही हैं। तब भी यही सेम वे एज अल्फा ब्लॉकर, हाउ दे आर आल्सो स्लो डाउन हार्ट बीट, मतलब कि हार्ट बीट जो बढ़ी हुई है उसको नॉर्मल करेंगे या कम करेंगे। इसके बाद आ गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो कि दीज ब्लॉक एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू मसल सेल इन द हार्ट एंड ब्लड वेसल, मतलब कि ये हृदय और रक्त वाहिकाओं की मांसपेशियों की कोशिकाओं में कैल्शियम के प्रवेश को रोकती हैं, जिससे रक्त कोशिकाओं को आराम मिलता है। मतलब कि हृदय या जो मसल्स रहती हैं, हृदय की जो मसल्स रहती हैं उनमें जो है कैल्शियम के एंट्री होने को रोकती है, जिससे जो होता है उसकी जो हार्ट की मसल्स हैं उनको रिलैक्स मिलता है, ब्लड सेल्स को रिलैक्स मिलता है, जिससे जो होता है बीपी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। इसके एग्जांपल हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के एम्लोडिपिन, निफिडिपिन और डायजीपेम डिल्टियाजेम। एम्लोडिपिन, निफिडिपिन और डिल्टियाजेम, ये तीन एग्जांपल हैं। और कोशिश करिएगा जैसे कि आप अल्फा बीटा और ये
ब्लॉकर ये भी पढ़ रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो इसमें कुछ करिएगा, एक लाइन लिखने के बाद उसमें ड्रग के एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर ये भी देखता है कि दवा लिखी है कि नहीं, ड्रग्स लिखी है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि आप फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो दवाएं तो लिखनी जरूरी है, ठीक। इसके बाद 6 पॉइंट है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, मतलब कि ACE। इसमें क्या होता है, दीज एक्ट एज रिलैक्सिंग एंड नैरोइंग ब्लड वेसल। ये जो होती है कैसे काम करती हैं, जो मसल्स रहती हैं उनको रिलैक्स कर देती हैं या उसको नैरो कर देती हैं। जैसे कि ये है आपके यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, तो जब हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम दवाएं खाएंगे, इसकी जो दवाएं रहेंगी उनको खाएंगे, जैसे कि लिस्नोप्रिल हो गया, इनालाप्रिल हो गया या कैप्टोप्रिल हो गया, जब ये लेंगे तो ये क्या क्या करती हैं, ये होता है, इसको जो होता है रिमूव आउट कर देंगी, बाहर निकाल देंगी, या फिर इसी ब्लड वेसल को क्या करती हैं, डायलेट कर देंगी, ठीक है, इनका यही काम रहता है। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, जो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती हैं, बड़े बीपी को घटाती हैं, ठीक है। इसके बाद है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। इसमें दीज ब्लॉक एंजियोटेंसिन हार्मोन बाय बाइंडिंग विद रिसेप्टर एंड ब्लड वेसल्स। इसमें जो एंजियोटेंसिन, इसमें जो ये जो रक्त वाहिकाओं में रिसेप्टर्स के साथ बांधकर एंजियोटेंसिन हार्मोन को अवरुद्ध करती हैं, मतलब कि एंजियोटेंसिन जो हार्मोन रहता है, जो कि एड्रेनल हार्मोन से निकलता है, वो उसको जो होता है अवरुद्ध करती हैं, उसको निकलने से रोकती हैं, जिससे जो होता है बीपी आपका नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो वही इसमें एग्जांपल दी गई हैं, मेटाप्रोलोल, वेल्सॉर्टन या लोसार्टन, ये आपके एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स हैं। तो इस तरह हम लोगों ने आज के वीडियो में हम हाइपरटेंशन पढ़े हैं, उसकी एटियोलॉजी पढ़ लिए हैं, पैथोजेनेसिस पढ़ लिए हैं, और उसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट कर लें तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये हम लोगों ने देख लिया है कि कैसी लाइफ स्टाइल क्या करना चाहिए जिससे आपके उसको मैनेज कर सके हाइपरटेंशन को, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एंजाइना पेक्टोरस, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और कुछ अगर डाउट रहते हैं तो कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।